Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 30 of the course Software Quality Engineering. We are in the fourth part of the course and we are talking about the quantifiable quality improvement, and in today's lecture we are going to discuss the very last topic of the course. Before we formally start today's lecture, let us have a look on what we discussed in our previous lecture. Here is the summary. In our previous lecture, we talked about different techniques that are available for risk identification. Previous lecture में हमने देखा कि risk identification ज़रूरी क्यों है, ठीक है? So आप अगर risks identify कर लेते हैं, ठीक है, so that can ultimately help in achieving or improving the software quality. रिस्क आइडेंटिफिकेशन की ढेर सारी टेक्निक्स हमारे पास मौजूद हैं. कुछ हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, कुछ हमारे पास न्यूअर टेक्निक्स हैं. न्यूअर टेक्निक्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज स्टैटिस्टिकल बेस्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड. सो स्टैटिस्टिकल बेस्ड टेक्निक्स में हमने देखा था PCA को देखा था, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था उसमें हमने न्यूरल नेटवर्क्स और OSR को देखा था. हमने ये भी देखा था कि हर टेक्निक के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं. जिस तरह आपको न्यूरल नेटवर्क्स में रिजल्ट इंटरप्रिटेशन वो कोई बहुत आसान नहीं है, ठीक है. इसी तरह अगर हम एक और स्टैटिस्टिकल बेस्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन टेक्निक की बात करें तो वो था TBM, ट्री बेस्ड मॉडलिंग. ट्री बेस्ड मॉडलिंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है. उसमें रिजल्ट इंटरप्रिटेशन भी आसान है, उसकी टूल्स की सपोर्ट भी वाइडली अवेलेबल है, ठीक है. सो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और आप कोई भी रेलेवेंट मॉडल अपने सॉफ्टवेयर की रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने इन सारी टेक्निक्स को आपस में एक टेबल में कंपेयर किया था, और कंपैरिजन के लिए जो हमारे पास पैरामीटर्स मौजूद थे वो थी कॉस्ट, टूल की सपोर्ट होना, एक्यूरेसी लेवल होना, स्टेबिलिटी होना, उसकी सिंपलिसिटी इजी है, कॉम्प्लेक्स है या मॉडरेट है. सो इन सारे पैरामीटर्स की बेस पर हमने इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स को डिस्कस किया था. लेट अस नाउ proceed towards the very last topic of the course, and that is software reliability engineering, SRE. So हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो बात की है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की तो बात की है. सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कौन सी अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, SRGMs और IDRMs ये क्या हैं, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग अप्रोचेस हैं, और इम्प्रूवमेंट मॉडल्स, ट्री बेस्ड रिलायबिलिटी मॉडल्स. These are going to be the outlines of our today's lecture. आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से ये शामिल है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में फ़र्क क्या है, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के लिए कौन सी अप्रोचेस और मॉडल्स हैं, उनको समझना, उनका आपस में फ़र्क को डिस्टिंग्विश करना. These are the objectives of our today's lecture. Let us now talk about what is software reliability engineering. Reliability है क्या चीज़? Reliability एक जेनेरिक टर्म है जिसको आप सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप किसी भी हार्डवेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मशीन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से आप अगर किसी को कोई काम असाइन करना चाहते हैं, ठीक है, सो आप कहते हैं नहीं यार ये पर्सन रिलायबल नहीं है, ठीक है, मतलब अगर इसको काम दिया जाए तो कभी ये काम करता है, कभी ये काम नहीं करता, रिलायबल नहीं है, ठीक है. अगर आप किसी गाड़ी पर लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाह रहे हो तो आप कहते हैं कि इस गाड़ी पर मैं नहीं जाता क्योंकि ये रिलायबल नहीं है, ठीक है, रिलायबल नहीं है. तो रिलायबिलिटी एग्जैक्टली है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्री ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और इनपुट सेट अंडर अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ठीक है. एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में अगर कोई फेलियर फ्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है,
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिलायबल है। लेट्स से एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको अगर 4 असाइनमेंट्स दी जाएं तो वो 4 की 4 असाइनमेंट्स वक्त पर जमा करा देता है, ठीक है। और उसके मुकाबले में एक और स्टूडेंट है जो कि 4 असाइनमेंट्स जमा कराता है लेकिन देर से कराता है, ठीक है। सो इन जब डेडलाइन गुजर जाती है तब कराता है, तो इन दोनों स्टूडेंट्स में रिलायबल कौन हुआ? ये स्टूडेंट जो कि वक्त पर जमा कराता है, ठीक है। सो टाइम का कंसिडर करना और एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट का होना ये बड़ा जरूरी है। स्टूडेंट ए जो है वो 4 असाइनमेंट्स तो जमा करा रहा है और वक्त पर करा रहा है, लेकिन स्टूडेंट बी 4 असाइनमेंट्स जमा करा रहा है, वक्त पर भी करा रहा है, लेकिन इस कोर्स के लिए नहीं करा रहा है, किसी और कोर्स के लिए करा रहा है, ठीक है। सो हम टाइम की भी बात करते हैं और हम एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। सो फेलियर फ्री ऑपरेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी, इस बात का इम्कान कि फेलियर फ्री ऑपरेशन होगा, इसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। इसी तरह लेट्स से आपकी कार है, आप कहते हैं कि ये कार कितनी रिलायबल है। लेट्स से आप या कार की बैटरी कितनी रिलायबल है। सो चूंकि सर्दियों में कार की बैटरी जो है वो स्लाइटली वीक हो जाती हैं, सो आप ये कहते हैं कि अगर मैं 10 दिन की बात करूं, ठीक है, सो अर्ली मॉर्निंग 10 डेज में से 9 टाइम्स ये कार बड़ी अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाती है और बैटरी कोई प्रॉब्लम नहीं करती, ठीक है। सिर्फ इसने 10 दिनों में एक दफा मुझे मसला दिया है, तो इसकी रिलायबिलिटी 9 आउट ऑफ 10 हो गई, ठीक है। सो ये है फेलियर फ्री ऑपरेशन ऑफ इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और इनपुट सेट अंडर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ठीक है। सो इसी तरह हम अपने सॉफ्टवेयर की भी रिलायबिलिटी चेक करते हैं। फेलियर का क्या मतलब है? बिहेवियरल डेविएशंस, जो काम उससे एक्सपेक्टेड था वो काम अगर नहीं किया तो हम कहते हैं कि ये फेलियर है। जो कमांड उसको दी गई वो कमांड उसने पूरी नहीं की तो हम कहते हैं कि ये फेलियर है। इसी तरह टाइम क्या है? टाइम कितने टाइम में, ठीक है, हाउ टू मेजर। और इनपुट स्टेट कैरेक्टराइजेशन एंड एनवायरनमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल अगर रिलायबिलिटी की दी जाए तो आपके पास आपके स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है। सो स्मार्टफोन में से भी आप देखते हैं कि बाज मॉडल्स जो हैं वो बड़े रिलायबल हैं। क्यों? क्योंकि आप जो कमांड उसको देते हैं वो कमांड पे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। जो बिहेवियर आप अपने स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट करते हैं वो बिहेवियर वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर जो बिहेवियर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बिहेवियर डेविएट हो गया, उस बिहेवियर के अलावा कुछ उसने आपके स्मार्टफोन ने प्रोड्यूस किया, तो हम कहते हैं कि ये फेलियर है, ठीक है। और मतलब आप कहते हैं कि यार मेरा फोन है, मैं जब भी इसको जो है वो इस पे कुछ टच करता हूं तो टच स्क्रीन काम नहीं करती, ठीक है, या मुझे 2 दफा टच करना पड़ता है। सो टाइम भी आपने बता दिया कि मतलब जब भी का मतलब यह है कि मैं पूरा दिन भी अगर इस्तेमाल करूं तो हर दफा मुझे यही करना पड़ता है, ठीक है। और इनपुट स्टेट कैरेक्टराइजेशन क्या था? इनपुट स्टेट ये था कि आपका टच करना ये इनपुट है उसके लिए, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या है? स्मार्टफोन की एनवायरनमेंट। बिल्कुल इसी तरह आपके सॉफ्टवेयर में भी यही है कि जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो 3 चीजें हैं। फेलियर, उसका फेलियर फ्री होना। फेलियर क्या है? बिहेवियरल डेविएशन, वो सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेड ऑपरेशन परफॉर्म ना करे, एक्सपेक्टेड बिहेवियर न शो करे, एक्सपेक्टेड बिहेवियर से डेविएट कर जाए। टाइम है, ठीक है। लाइट से आप उसको अगर 10 दिन तक या 1 साल तक उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो उसमें कितनी दफा मसला आता है या बिल्कुल मसला नहीं आता। और इनपुट स्टेट क्या है, ठीक है, क्या इनपुट देते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है और क्या इनपुट देते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं करता है। एनवायरनमेंट, जिस मशीन पे जिस हार्डवेयर पे वो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। सो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग जो है ये भी एक एज अ कोर्स, एज अ सब्जेक्ट, एज अ साइंस डिसिप्लिन के तौर पर जो है वो इंट्रोड्यूस है। मतलब इसकी ढेर सारी डिटेल्स हैं। जैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल इसी तरह सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग भी एक सब्जेक्ट है। यूजुअली इसमें फोकस किया जाता है मेजर, प्रेडिक्शन, रिलायबिलिटी को मैनेज करने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखा जाता है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के कोर्स में स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग को भी देखा जाता है। जिस तरह क्वालिटी की हम बात करते हैं और क्वालिटी के डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। एक कस्टमर का क्वालिटी के बारे में डिफरेंट व्यू हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर का क्वालिटी के बारे में डिफरेंट व्यू हो सकता है, एक डेवलपर का क्वालिटी का व्यू डिफरेंट हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह रिलायबिलिटी का जो है वो कस्टमर का डिफरेंट व्यू हो सकता है, सॉफ्टवेयर मैनेजर का डिफरेंट व्यू हो सकता है, ठीक है, कोडर का डिफरेंट व्यू हो सकता है, ठीक है। तो कस्टमर का पर्सपेक्टिव क्या है रिलायबिलिटी के हवाले से कि फेलियर्स और फॉल्ट्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। मीनिंगफुल टाइम वर्सेस
डेवलपमेंट डेज कितने हैं, ठीक है, और कस्टमर ऑपरेशनल प्रोफाइल, ठीक है, जिसको हम ओपी भी कहते हैं, हमने पहले भी इसको ओपीज को डिस्कस किया था, ठीक है। सो कस्टमर्स इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, इन चीज़ों को वो देखते हैं। अब लेट से आप कहते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, कस्टमर को डेवलपिंग टीम ये कहती है कि हमें सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए जो है वो 20 डेज चाहिए। अब 20 डेज उन्होंने डेवलपमेंट टाइम मांगा है, ठीक है, डेवलपमेंट डेज हैं, लेकिन मीनिंगफुल टाइम क्या है इसमें, ठीक है। मीनिंगफुल टाइम का मतलब यह है कि 20 डेज में वो 24 घंटे के से 24 घंटे तो काम नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक वो हो सकता है सुबह 9 से 5 तक सॉफ्टवेयर की टीम काम करती हो, ठीक है। सो वो मीनिंगफुल टाइम में सॉफ्टवेयर जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। फेलियर्स और फॉल्ट्स में वो कंपेयर करता है, ठीक है, और कस्टमर ऑपरेशनल प्रोफाइल, ये वो चीजें हैं जो कि कस्टमर का पर्सपेक्टिव है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग और ऑपरेशनल प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें, सो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी और ऑपरेशनल प्रोफाइल्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक एजम्पशन ये है कि टू इंश्योर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी फ्रॉम अ यूजर्स पर्सपेक्टिव, आप अगर चाहते हैं कि रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग हो, सो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें रिलायबिलिटी लाए तो वो सॉफ्टवेयर रिलायबल कंसिडर होगा। एक एजम्पशन ये है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग का। एक एजम्पशन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यूजर्स पर्सपेक्टिव को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो ये रिलायबिलिटी की तरफ आपको लेकर जाएगा। जिस तरह क्वालिटी में हम कहते थे कि अगर यूजर की रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर रहे हैं तो ये क्वालिटी है, इसी तरह एक एजम्पशन ये है कि अगर आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर जिस तरीके से रिलायबिलिटी को देख रहे हैं, अगर आप वो चीज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल है। ऑपरेशनल प्रोफाइल की हमने बात की थी। ऑपरेशनल प्रोफाइल हमने देखा था क्वांटिटेटिव कैरेक्टराइजेशन ऑफ द वे अ सॉफ्टवेयर सिस्टम विल बी यूज, ठीक है। मतलब अगर वो सॉफ्टवेयर एक मशीन पे 10 दफा इंस्टॉल किया जाता है, मतलब आपने एक दफा इंस्टॉल किया, उसने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, फिर आपने अनस्टॉल किया, फिर दूसरी दफा इंस्टॉल किया, फिर अनस्टॉल किया, सो 10 दफा आपने इंस्टॉल किया और 10 में से 10 दफा उसने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। या सेम सॉफ्टवेयर आपने 10 किस्म की मशीन्स पे इंस्टॉल किया, सो ऑपरेशनल प्रोफाइल में ये भी है द वे अ सिस्टम विल बी यूज। 10 लोग अगर उसको अपने तरीके से यूज कर रहे हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। आप इसी तरह टेस्ट केस जनरेशन करते हैं, सिलेक्शन और एग्जीक्यूशन करते हैं। रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट केसेस रन किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं और उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाता है। रियलिस्टिक असेसमेंट की जाती है। रियलिस्टिक असेसमेंट का मतलब यह है कि आपने एक्चुअली इवैल्यूएट किया, असेस किया कि ये सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है। जिसकी एग्जांपल ये है कि आप अगर सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी चेक करना चाहते हैं, ठीक है, सो आपने इंस्टॉलेशन की रिलायबिलिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इंस्टॉलेशन की, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन अगर आपने 10 दफा की और 10 मुख्तलिफ मशीनों पे की, ठीक है, और हर दफा बिल्कुल ठीक इंस्टॉल हुआ, तो ये 100% रिलायबल है, इसकी इंस्टॉलेशन 100% रिलायबल है। लेकिन अगर आपने इंस्टॉलेशन 10 मशीनों पर की, 8 मशीनों पर ठीक हो गई, 2 मशीनों पर ठीक नहीं हुई, सो इसकी रिलायबिलिटी 8 आउट ऑफ 10 हो गई या 80% हो गई, या इसमें 20% रिलायबिलिटी नहीं है और 80% है। इसी तरह प्रेडिक्शन भी करता है, जिसमें प्रेडिक्शन का मतलब यह है कि मिनिमाइज डिसकंटिन्यूटी। अगर चीजें रिलायबल हैं, उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि कभी काम कर रहा है और कभी काम नहीं कर रहा। सो ये जो डिसकंटिन्यूटी है, आप इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। सो एक तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग की अजम्पशन ये थी। कुछ और एजम्पशंस भी हैं सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के हवाले से। एजम्पशन नंबर 2 ये कहती है कि आप रैंडमाइज टेस्ट करें, ठीक है। एजम्पशन नंबर 1 ये कहती थी कि आप कस्टमर का पर्सपेक्टिव देखें कि वो रिलायबिलिटी किसको समझता है। एजम्पशन 2 ये कहती है कि आप टेस्टिंग करें, रैंडमाइज टेस्टिंग करें, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करें, डिफरेंट इंटरवल्स पे टेस्टिंग करें, डिफरेंट फेलियर्स को ऑब्जर्व करते हुए आप टेस्टिंग करें, अप्रोक्सीमेशन करें, ठीक है, नॉन रैंडम और रैंडम टेस्टिंग करें, नई किस्म का डाटा उसमें डाल के ट्रीटमेंट करें और फिर देखें कि जो है वो सॉफ्टवेयर कितना जो है वो रिलायबल है, ठीक है। सो ये एजम्पशन 2 है कि वो ये कह रही है कि आप हर तरीके से सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके देखें कि कहीं पे ये फेलियर तो इसमें नहीं आता।
एजम्पशन 3, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग क्या है? फेलियर और फॉल्ट के रिलेशन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, फेलियर और फॉल्ट के रिलेशन, फेलियर दैट विल लीड्स टुवर्ड्स फॉल्ट। ठीक है, तो कितने फेलियर्स हैं जिसकी वजह से फॉल्ट्स आती हैं और जिसकी वजह से आपकी रिलायबिलिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है, तो इसको देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो फेलियर प्रोबेबिलिटी दैट इज नंबर ऑफ फॉल्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ फॉल्ट्स को आप देखने हैं। एक्सपोजर थ्रू ऑपरेशनल प्रोफाइल बेस्ड टेस्टिंग, आप ओपी बेस्ड टेस्टिंग करते हैं। पॉसिबल एडजस्टमेंट्स आप देखते हैं और स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स भी आप देखते हैं। सो एजम्पशन नंबर 3 में आपने क्या किया कि फेलियर और फॉल्ट का रिलेशन देखा, कितने फेलियर्स हैं जिसकी वजह से कितने फॉल्ट्स आते हैं। हो सकते हैं 3 मुख्तलिफ फेलियर्स एक ही फॉल्ट को लीड कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, या एक फेलियर 3 किस्म के फॉल्ट्स को लीड कर रहा हो, 3 किस्म की फॉल्ट्स उससे जनरेट हो रही हो। सो ये फेलियर और फॉल्ट का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना, ये सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग है। सो ये तीसरी एजम्पशन है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फेलियर फॉल्ट रिलेशन को आइडेंटिफाई करना, ये सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग है। एजम्पशन 4 भी है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि टाइम रिलायबिलिटी रिलेशन को चेक करना। ठीक है, जिसमें हमने वेरी अर्ली डेफिनेशन में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में टाइम बड़ा मैटर करता है। ठीक है, टाइम, फॉर एग्जाम्पल आज मैं सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना चाह रहा हूं जिस वक्त मुझे रिक्वायर्ड है, तो जिस टाइम पे मुझे रिक्वायर्ड है उस टाइम पे अगर सॉफ्टवेयर ठीक इंस्टॉल हुआ और उसने ठीक ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, तो ये रिलायबल है। लेकिन जिस वक्त मुझे सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड था उसी वक्त सॉफ्टवेयर फेल हो गया और बाद में अगले 2 साल तक उसमें कोई एरर नहीं आया, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि बाद में वो ठीक था या नहीं ठीक था। मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि जिस वक्त मुझे सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड था उस वक्त वो फेल हो गया। ठीक है, उस वक्त उसने ठीक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। सो टाइम रिलायबिलिटी रिलेशनशिप को चेक करना, ये भी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में आता है। और कुछ एग्जाम्पशन 4 ये है कि यू चेक दी टाइम रिलायबिलिटी रिलेशन। सो टाइम रिलायबिलिटी रिलेशन को आप देखते हैं, यूजेज डिपेंडेंट और यूजेज इंडिपेंडेंट को देखते हैं। मतलब मैंने जब भी सॉफ्टवेयर को यूज किया ये ठीक परफॉर्म हुआ, ठीक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। ठीक है, या मैंने जब भी सॉफ्टवेयर को यूज किया हर दफा कोई मसला आया, तो आप ये दोनों कंपैरिजन करते हैं। और प्रॉपर चॉइस अंडर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास मोस्टली हम सब के पास या मोस्टली लोगों के पास एंड्रॉयड बेस्ड फोन्स है। अब एंड्रॉयड बेस्ड फोन्स पर जो है वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स उसके हो सकते हैं, सैमसंग है, एलजी है, इसके अलावा और ढेर सारी ब्रांड्स हैं, क्यू मोबाइल है, तो ये सारे एंड्रॉयड हैं। अब अगर एक नई ऐप बनती है, ठीक है, वो ऐप सैमसंग की एंड्रॉयड पर ठीक चलती है, लेकिन वो ऐप जो है वो क्यू मोबाइल के एंड्रॉयड्स पर ठीक नहीं चलती। ठीक है, या जो है वो एलजी के एंड्रॉयड पर ठीक नहीं चलती। सो इन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सो आप देखते हैं कि इसकी रिलायबिलिटी ये इतना रिलायबल नहीं है। या दूसरे अल्फाज में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सैमसंग की हार्डवेयर है, लेकिन जब एंड्रॉयड का वर्जन 4 मतलब अर्लियर वर्जन हो फिर तो सॉफ्टवेयर ठीक काम करता है, फिर तो वो ऐप ठीक काम करती है, लेकिन जो लेटेस्ट उसका एंड्रॉयड का वर्जन आ गया उस पर ठीक काम नहीं हो रहा। ठीक है, सो आप एनवायरनमेंट देखते हैं कि उस एनवायरनमेंट में उस सॉफ्टवेयर ने या उस एप्लीकेशन ने कितना ठीक काम किया है। ठीक है, सो टाइम रिलायबिलिटी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, ये भी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में आता है। जैसे हमने बात की यूजेज डिपेंडेंट और यूजेज इंडिपेंडेंट की, तो यूजेज इंडिपेंडेंट क्या है कि मतलब आप ये देखते हैं कि जब रिक्वायर्ड था उस वक्त इसने ठीक काम किया है या ठीक काम नहीं किया। और यूजेज डिपेंडेंट टाइम मेजरमेंट में फॉर सिस्टम्स विद अनइवन वर्कलोड, मतलब बाजुगत ये होता है कि बाजुगत सॉफ्टवेयर हैविली ऑक्यूपाइड हो जाता है। जैसे बाज सर्वर्स हैं, ठीक है, उन पर अनइवन वर्कलोड आ जाता है। अब जिस तरह आपके अगर हम बात करें आपके जो इंटरमीडिएट बोर्ड्स हैं जिधर से आपने FAFSC वगैरह की है, जब आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स अपना ऑनलाइन रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो हजारों स्टूडेंट्स जो हैं वो उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे अब उस सर्वर पर वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है।
एट द सेम टाइम उस एक दिन में या उन 2 दिन में हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, वर्कलोड बहुत बढ़ गया, ठीक है। जबकि सारा साल उस पर हार्डली चंद स्टूडेंट्स ही हैं या चंद 100 स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना रिजल्ट या अपने रोल नंबर वगैरह बाकी सारी चीज़ें, सो ये अनइवन वर्कलोड है। तो आप ये देखते हैं कि मतलब वर्कलोड इवन हो या अनइवन हो, उसमें वो सॉफ्टवेयर कैसे परफॉर्म करता है। अल्टरनेटिव्स आप देखते हैं, मूसा प्रोफाइल्स हमने डिस्कस की थी, ठीक है, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, रन्स देखते हैं, और ये सारी चीज़ें आप उसमें अकॉर्डिंगली चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं IBM की, ठीक है। IBM की एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डी, उन्होंने इसको एज अ कैटेगराइज किया है और उस पर उन्होंने वर्कलोड चेक किया है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर आप देखें, सो यहां पे अगर आप देखें तो इसमें हॉरिजेंटली आपके पास डेज मेंशन है, 0 डे, 50 डेज, 100 डेज और 150 डेज, ठीक है। और ये टेस्टिंग के डेज हैं, और ये अगर देखें तो ये हमारे पास जो है वो डेज काउंट है, ठीक है, डेज रन काउंट है। सो आप देखते हैं कि वो सर्टन प्रोडक्ट, ठीक है, उस पर वर्कलोड अगर देखा जाए, सो यहां पे उसका वर्कलोड इस जगह पर पीक वर्कलोड है, ठीक है, इस जगह पर उसका वर्कलोड पीक पे है। जबकि अर्लियर देखा जाए तो कहीं भी उसका वर्कलोड जो है वो बिल्कुल डाउन या 0 हो जाता है, या जो है उसका वर्कलोड बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। सो यहां पे क्या है, ये बड़ा वेरी कर रहा है, वाइड वेरिएबिलिटी है इसमें, कहीं पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा है कि 150 से भी ज्यादा जा रहा है, 200 तक जा रहा है, कहीं पे बहुत कम है और इतना कम है कि 0 तक चला गया है। सो नंबर ऑफ टेस्ट रन्स फॉर ईच डे, जब भी आपने सॉफ्टवेयर को रन किया, ठीक है, वाइड वेरिएबिलिटी आई। सो यहां पर हमें क्या है, नीड यूजेज डिपेंडेंट टाइम मेजरमेंट, नंबर ऑफ रन्स यूज्ड, ठीक है। सो आप अब यहां पे ये चीज चेक करते हैं कि आपने उस सॉफ्टवेयर को कितनी दफा रन किया है, ठीक है, उस एक दिन में कितनी दफा रन किया है और कितने दिन तक रन किया है, ठीक है। सो ये दोनों चीजों की बेस पर आप जो है वो उस सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में एक एग्जांपल के तौर पर IBM ने अपनी प्रोडक्ट डी के बारे में जो है वो वर्कलोड शो किया है। अच्छा जी, बात करते हैं इनपुट डोमेन रिलायबिलिटी मॉडल, IDRM। IDRM क्या चीज है? करंट रिलायबिलिटी स्नैपशॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्व टेस्टिंग डाटा ऑफ n सैंपल्स, ठीक है। IDRM एक मॉडल है जो कि रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। ये क्या करता है कि ऑब्जर्व करता है, टेस्टिंग से जो रिजल्ट्स आते हैं, टेस्टिंग से जो सैंपल्स आते हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करते हुए रिलायबिलिटी को चेक करता है। इसमें जो है वो असेसमेंट ऑफ करंट रिलायबिलिटी है, ठीक है। प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर रिलायबिलिटी को भी ये कंसिडर करता है, लिमिटेड प्रिडिक्शन ड्यू टू स्नैपशॉट है, फ्यूचर प्रिडिक्शन इसमें है लेकिन लिमिटेड है। और इसी तरह इसमें मैनेजमेंट और इंप्रूवमेंट की अगर बात करें, सो IDRM में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को कंसिडर किया जाता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन और फॉलोअप्स हैं, ठीक है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन और फॉलोअप्स की वजह से ये इनपुट सबसेट्स में भी रिलायबिलिटी इंश्योर करता है, प्रॉब्लमैटिक एरियाज में रेमेडीज भी प्रपोज करता है, और प्रिवेंटिव एक्शंस भी जो है वो ये प्रपोज करता है या एरियाज में, सर्टेन एरियाज में ले सकता है। सो कहने का मतलब ये है कि IDRM इनपुट डोमेन रिलायबिलिटी मॉडल एक मॉडल है जिसको आप यूज कर सकते हैं ताकि सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को इंश्योर करें। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर को जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं उसमें से सैंपल डाटा लेता है और उसको ऑब्जर्व करते हुए ये इंश्योर करता है कि इसमें कितनी रिलायबिलिटी है। फ्यूचर प्रेडिक्शन इसमें है लेकिन स्लाइटली है, लिमिटेड है। और मैनेजमेंट और इंप्रूवमेंट ये अकॉर्डिंगली प्रपोज करता है कि रिलायबिलिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। लाइक इसने अगर रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं तो कैसे जो है वो रिस्क को फॉलोअप किया जाए, रेमेडीज प्रपोज किए जाए ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। अच्छा, IDRM की अगर हम बात करें, जिसको हमने यहां पे देखा, इनपुट डोमेन रिलायबिलिटी मॉडल। इनपुट डोमेन रिलायबिलिटी मॉडल को नेल्सन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने अप्लाई किया है। नेल्सन मॉडल ये कहता है कि आप रनिंग फॉर अ सैंपल ऑफ n इनपुट्स, ठीक है, आपने एक सैंपल डेटा लिया और उसको n टाइम्स आप जो है वो रन करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम सेट E, जितनी दफा आपने रन किया है उसमें से एक रैंडम जो है वो आप सेट सेलेक्ट कर लेते हैं, रैंडम सेलेक्ट E।
फिर आप सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी वेक्टर, आप ये देखते हैं कि जितनी दफा रन हुआ, ठीक है, उसमें कितनी दफा जो है वो कोई फेलियर्स आए या उसमें कितनी दफा कोई प्रॉब्लम आए, और एट द एंड आप नंबर ऑफ फेलियर्स देखते हैं, और लास्टली आप क्या करते हैं, आप उसकी रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो रिलायबिलिटी आपने चेक ऐसे की कि 1 माइनस आर, मतलब रिलायबिलिटी कितनी दफा वो ठीक चला, और उसको 100 में से या 1 में से माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है। रिलायबल क्या था कि कितनी दफा फेल हुआ डिवाइड बाय कितनी दफा आपने रन किया, ठीक है। तो जिस तरह मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप 10 दफा रन करें, 8 दफा अगर वो ठीक काम करता है, 2 दफा फेल होता है, ठीक है, तो आप अगर इसका परसेंटेज निकालें सो ये बनता है 80 और 20 का। सो 80% रिलायबल है, 20% वो रिलायबल नहीं है। सो 20% लेट्स से एफ जो है वो 20 था या 2 था, क्योंकि वो 2 दफा फेल हुआ है। टोटल आपने कितनी दफा रन किया, टोटल आपने 10 दफा रन किया, ठीक है। सो 2 डिवाइड बाय 10 ये करें और फिर इसको 1 से माइनस करें तो आपको ये परसेंटेज में वैल्यूज देगा। सो वो एग्जैक्टली आपको बताता है कि कितना वैल्यूज में, नंबर्स में सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है। सो इनपुट डोमेन रिलायबिलिटी मॉडल को नेल्सन ने यूज किया है। वो ये कहता है कि आप सैंपल ऑफ n इनपुट्स लें, उसको रन करें, फिर रैंडम वैल्यू उसको n टाइम्स रन करें, फिर रैंडम वैल्यूज ले, फिर देखें कि फेलियर्स उसमें कितने थे, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। इनपुट डोमेन रिलायबिलिटी मॉडल कहां पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। सो अगर डेली एरर रेट्स देखे जाएं, ठीक है, सो हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर को अगर आप रन करते हैं, ठीक है, और हमने SMU SES की हम बात करें, इसको जब डेली रन की हम बात करते हैं, सो मिनिमम इसमें कितने एरर्स आए, मैक्सिमम इसमें कितने एरर्स आए, मीन वैल्यू क्या थी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी, ये सारी हम देखते हैं। सो ये मिनिमम था। और अगर पर हेड के हिसाब से देखें और एरर्स पर डे के हिसाब से देखें, ठीक है, सो मतलब जब पहली दफा आपने एक दफा आप रन करते हैं पर हेड तो 0.028 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, एरर्स आते हैं, मैक्सिमम जो है वो 0.04 आते हैं, ठीक है। मीन इसकी ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसकी ये है। या दूसरे अल्फाज में अगर हम ये बात करें कि एक सॉफ्टवेयर अगर सारा दिन रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो उसमें कम से कम कितने एरर्स आए, उसमें 501 कम से कम एरर्स आते हैं। उसमें मैक्सिमम एरर्स जो किसी सॉफ्टवेयर में आ सकते हैं, या वो हम अगर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर की बात करें, ठीक है, तो उसमें 1582 जो है वो मैक्सिमम वैल्यूज है जो कि उसमें आ सकते हैं। एवरेज वैल्यूज अगर निकालें, ठीक है, सो एवरेज जो नंबर ऑफ एरर्स हो सकते हैं वो इसमें तकरीबन 1100 हैं, ठीक है। और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसकी 312 है। सो एक एग्जांपल के थ्रू हमने डेली एरर रेट एक वेब एप्लीकेशन के लिए निकाला है, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं कि वो वेब एप्लीकेशन जब रन होती है, ठीक है, सो उसमें एक दफा रन हो तो उसमें कितने एरर आते हैं, और वो एप्लीकेशन सारा दिन रन होती रहे तो उसमें कितने एरर्स आ सकते हैं। अगर हम नेल्सन के अलावा अदर इनपुट डोमेन रिलायबिलिटी मॉडल की बात करें, सो एक और जो हमारे पास मॉडल है वो है ब्राउन लाइपो मॉडल, ठीक है। ब्राउन लाइपो मॉडल क्या करता है, एक्सप्लिसिट इनपुट स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, नोन प्रोबेबिलिटी फॉर सब डोमेन्स E(i) की बात कर रहा है, फिर फेलियर्स फॉर Ni रन्स फ्रॉम सब डोमेन। इसमें भी मोर लेस ये है कि रिलायबिलिटी कैसे, इसने रिलायबिलिटी R कैसे निकाली, ठीक है। उसने वो n टाइम्स सॉफ्टवेयर रन किया, फिर देखा कि फेलियर कितनी दफा आए, कितनी दफा वो सॉफ्टवेयर रन हुआ, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या थी। सो इन चीजों को कैलकुलेट करते हुए वो सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। और इस केस में ब्राउन लाइपो मॉडल को यूज करें, सो वुड बी द सेम एज नेल्सन मॉडल फॉर द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। मतलब अगर वही एग्जांपल जो मैंने आपको दी है कि अगर एक सॉफ्टवेयर 10 दफा रन किया जाए, 8 दफा वो ठीक रन होता है, 2 दफा उसमें फेलियर्स आते हैं, अगर इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट किया जाए, ठीक है, तब भी हमारे पास 80% रिलायबिलिटी आती है। और अगर पिछली एग्जांपल में हम यहां पे इस फॉर्मूला में पुट करें तो तब भी हमारे पास 80% की वैल्यूज आती हैं। सो इन दोनों केसेस में आपके पास सेम रिजल्ट आए और दोनों ही मॉडल्स आपको उस सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी कैलकुलेट करके दे रहे हैं। इनपुट डोमेन रिलायबिलिटी मॉडल को कहां पे अप्लाई किया जाए, कैसे अप्लाई किया जाए, 2 मॉडल्स तो हमने देख लिए, एक नेल्सन देख लिया और एक लाइपो मॉडल देख लिया। अप्लाई कहां पे किया जाता है,
आप यूजुअली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में जो है वो IDRM को अप्लाई करते हैं। मुख्तलिफ टाइम पर रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है, मुख्तलिफ सैम्पल्स देखे जाते हैं, जिस हमने नेल्सन मॉडल भी देखा, तो वो मुख्तलिफ टाइम्स पर जो है वो उसको चेक करता है। और आप जो है वो इनपुट सबसेट्स पर भी रिलायबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। सो डिफरेंट जगहों पर आप IDRM को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें टाइम डोमेन मेजर्स की और मॉडल्स की, सो रिलायबिलिटी मेजरमेंट क्या है? रिलायबिलिटी टाइम एंड प्रोबेबिलिटी, कितनी दफा रन हुआ, और प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कितनी दफा जो उसमें फेलियर्स आ सकते हैं। रिजल्ट आप क्या करते हैं? फेलियर वर्सेस सक्सेस। जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने 10 टाइम्स विद इन 1 आवर एक सॉफ्टवेयर रन किया है, 2 टाइम्स उसमें फेलियर्स आए हैं, 8 टाइम्स उसमें सक्सेस आई है, ठीक है। तो आप उसके इनको अकॉर्डिंगली देखते हुए आप उसमें से रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं। इस तरह जो बाकी चीजें आप देख सकते हैं वो टाइम और इनपुट मेजरमेंट है, फेलियर इंटेंसिटी है, मीन टाइम बिटवीन टू फेलियर है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर है, एंड मीन टाइम टू फेलियर है। सो ये सारी चीजें निकालकर आप एग्जैक्टली रिलायबिलिटी को मेजर कर सकते हैं कि कितने परसेंट या न्यूमेरिक वैल्यूज में ये सॉफ्टवेयर कितना एग्जैक्टली रिलायबल है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल, SRGM। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल क्या करता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, ये रिलायबिलिटी को इंप्रूव करता है, रिलायबिलिटी को ग्रो करता है, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि कैसे रिलायबिलिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, इंप्रूव होगी, अगर आप उसमें से डिफेक्ट रिमूव करते हैं। सो रिलायबिलिटी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज इफ द डिफेक्ट्स आर रिमूव्ड, ठीक है। डिफेक्ट्स कैसे रिमूव होंगे? आप ड्यूरिंग द टेस्टिंग आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको आप रिमूव करते जाते हैं और अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। SRGM सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल फोकसेस ऑन रिलायबिलिटी फॉल्ट रिलेशन, ठीक है। कितना रिलायबल है, कितने फॉल्ट हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप को वो फोकस करता है। एक्सपोजर एजम्पशंस, ठीक है, इसमें मतलब चंद चीजों को एज्यूम करते हुए कैलकुलेशंस की जाती हैं रिलायबिलिटी की, और डाटा को ये 2 चीजों से चेक करता है। मतलब डाटा इनपुट किया जाता है, टाइम बिटवीन फेलियर वर्सेस पीरियड फेलियर काउंट, ठीक है। टाइम बिटवीन फेलियर का मतलब यह है कि आप सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं, 12:15 बजे एक एरर आया, ठीक है, और फिर 12:30 बजे जो है वो दूसरा एरर आया। सो टाइम बिटवीन फेलियर क्या हो गया? 15 मिनट्स टाइम बिटवीन फेलियर है, ठीक है। और वर्सेस पीरियड फेलियर काउंट, ठीक है, पीरियड फेलियर काउंट मतलब आप अगर ये कहें कि 15 मिनट में कितने एरर्स आए, तो 15 मिनट में एक एरर आया है। इसी तरह 30 मिनट में 2 एरर्स आए हैं। या इस तरह पूरे दिन में अगर 8 घंटे वो सॉफ्टवेयर रन हुआ है, तो लेट्स से हर 15 मिनट्स में अगर एक दफा एरर आ रहा है और 8 आवर्स तक वो सॉफ्टवेयर रन हुआ है, सो आपके पास 32 एरर्स या 32 फेलियर्स उसमें आ रहे हैं। सो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल जो है वो क्या कर रहा है कि उन डिफेक्ट्स को, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है और अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी ग्रो करती है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल को कहां पे यूज किया जा सकता है? अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की करंट रिलायबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की फ्यूचर रिलायबिलिटी को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई रिलायबिलिटी के गोल्स उनको अचीव करना चाह रहे हैं, सो वहां पे भी SRGM यूज हो सकता है। SRGM की मैनेजमेंट और इंप्रूवमेंट कैसे होती है? SRGM क्या है कि जब आपके रिलायबिलिटी के गोल्स अचीव हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप अपनी SRGM को फिनिश कर देते हैं। मतलब आप SRGM मॉडल को तो आपने यूज करना शुरू कर दिया, कब तक आप SRGM अप्लाई करेंगे? उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक कि आपका रिलायबिलिटी गोल अचीव नहीं हो जाता। लेट्स से अगर रिलायबिलिटी गोल आपने रखा है कि 100% जब सॉफ्टवेयर फेलियर फ्री हो जाए, ठीक है, तो ये हमारा रिलायबिलिटी का गोल है। तो जब तक 100% नहीं होगा आप SRGM यूज करते रहेंगे। या अगर आपने रिलायबिलिटी गोल 95% रखा है या 90% रखा है, स्टिल इन दैट केस
जब भी ये गोल अचीव हो जाएगा आप SRGM फिनिश कर देते हैं। रिसोर्स एलोकेशन इसमें की जाती है, ऑब्वियसली टाइम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आप कौन सी रिसोर्सेज, किस किस्म का डाटा, किस टाइम पर, कहां पर देखेंगे, प्रोवाइड करेंगे, इनपुट देंगे, ताकि रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इसी तरह ड्यूरिंग दी रिलायबिलिटी चेकिंग अगर कुछ रिस्क आते हैं उनके साथ आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। सो आप डिफरेंट एरियाज में रिलायबिलिटी को ग्रो करवाने के लिए, इम्प्रूव कराने के लिए रेमेडियल एक्शन भी ले सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक एरियाज में प्रिवेंटिव एक्शन भी ले सकते हैं। सो मुख्तलिफ चीज़ें करते हुए रिस्क को मिनिमाइज, रिड्यूस किया जाता है, फॉलोअप्स भी किए जाते हैं ताकि इस किस्म के एरर्स दोबारा ना आए और इनको सर्टनली रिमूव किया जाए, अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी इंप्रूव हो। असेसिंग एग्जिस्टिंग अप्रोचेस, हमारे पास रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के लिए कुछ अप्रोचेस हैं, कुछ मॉडल्स हैं, जिसमें से नंबर 1 है टाइम डोमेन रिलायबिलिटी एनालिसिस और नंबर 2 है इनपुट डोमेन रिलायबिलिटी एनालिसिस। टाइम डोमेन रिलायबिलिटी एनालिसिस क्या है? वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखता है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर की ओवरऑल असेसमेंट और प्रेडिक्शन करता है। टाइम डोमेन रिलायबिलिटी एनालिसिस में एबिलिटी टू ट्रैक रिलायबिलिटी चेंजेस भी इसमें है। लाइक अगर आपने कोई रिलायबिलिटी के हवाले से, रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के हवाले से कोई सॉफ्टवेयर में अगर कोई चेंजेस की हैं, सो उसको भी आप असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ट्रैक करते हैं। और इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हाउ टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी, मतलब आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, कुछ आपने वैलिडिटी की असम्पशंस भी की हैं, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव हुई है, नहीं हुई, कितनी हुई है, कैसी हुई है, ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना इशू है इसमें। इसके बाद अगर हम इनपुट डोमेन रिलायबिलिटी मॉडल की बात करें, IDRM की बात करें, सो ये ऑपरेशनल प्रोफाइल्स को यूज करता है। ऑपरेशनल प्रोफाइल्स का मतलब यह है कि किस एनवायरनमेंट में ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। बेटर इनपुट स्टेट डेफिनेशन, इनपुट भी ये कंसिडर करता है कि इस एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए या सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए क्या इनपुट दी जा रही है, ठीक है। IDRM में ये TDRM जो ऊपर हमने पढ़ा इसमें और IDRM में जो मजीद एक इशू है वो ये है हार्ड टू हैंडल या चेंज इवोल्यूशन। चेंजेस को आप इजीली ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। चेंजेस को आप TDRM में यू कैन चेंज, ठीक है। TDRM में आप जो है वो एबिलिटी टू ट्रैक रिलायबिलिटी चेंज है, जबकि यहां पे हार्ड टू हैंडल चेंज है। सो ये दोनों का डिफरेंस है। यहां पे इश्यूज असम्पशन वैलिडिटी था, यहां पे इशू सैम्पलिंग एंड प्रैक्टिकलिटी, ये एक इशू है। यहां पे प्रॉब्लम था कि हाउ टू इंप्रूव रिलायबिलिटी, यहां पे रियलिस्टिक रिलायबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। ये आपके लिए पॉसिबल, इसको आइडेंटिफाई करना, मतलब आपने एक्चुअली कितने % रिलायबिलिटी इंप्रूव की है, 5%, 7%, 10%, 20%, ये आइडेंटिफाई करना, ये IDRM में प्रॉब्लम है। सो ये हमने देखा TDRM, ठीक है। TDRM को हमने देखा और ये था हमारे पास IDRM। सो IDRM और TDRM को हमने आपस में कंपेयर किया। रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के लिए दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ इश्यूज हैं, लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी हैं। TBRM को अगर देखें और इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करें तो मतलब आपका पर्पस ये है कि आप TBRM को आप जो है वो किसी और अप्रोच के साथ कंबाइन कर रहे हैं ताकि दोनों के जो बेस्ट फीचर्स हैं उनको यूज करते हुए एक अच्छा रिलायबिलिटी मॉडल जो है वो प्रपोज किया जा सके, एक अच्छे मॉडल को यूज किया जा सके। सो इंटीग्रेशन एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब जब दो मॉडल्स के अच्छे फीचर्स को आप कंबाइन करेंगे, लेट्स एक मॉडल है इसके 2 अच्छे फीचर्स हैं, दूसरा मॉडल है इसके 3 अच्छे फीचर्स हैं, इन दोनों को जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो मॉडल आप यूज कर रहे हैं उसमें 5 अच्छे या 5 बेस्ट फीचर्स आ गए, ठीक है। सो ये एक अच्छी अप्रोच है जिसको यूज किया जा सकता है। सो कंबाइन स्ट्रेंथ ऑफ दी 2 मॉडल्स। TDRM फॉर रिलायबिलिटी मॉडलिंग, इनपुट स्टेट इसमें कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन होती है, ईच रन एज अ डाटा पॉइंट, टाइम कट ऑफ फॉर पार्टीशंस, डाटा सेंसिटिव पार्टीशनिंग। मतलब कहने का यह है कि दोनों मॉडल्स को रन किया जाता है, इनपुट सेट को भी देखा जाता है, कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन भी कंसिडर की जाती है, हर रन के लिए डिफरेंट सेट ऑफ डाटा जो है वो आप देते हैं, टाइम के हिसाब से आप पार्टीशनिंग करते हैं, डाटा के हिसाब से आप पार्टीशनिंग करते हैं,
ठीक है, सबसेट्स बनाते हैं और फिर देखते हैं कि रिलायबिलिटी इसमें कितनी इंप्रूव हुई है और कहाँ पर इंप्रूव हुई है। TBRMs की अगर बात करें, टाइम बेस्ड रिलायबिलिटी मॉडल की, तो रिलायबिलिटी फॉर पार्टीशन सबसेट्स ये हमें अचीव होती है। इनपुट और टाइमिंग इंफॉर्मेशन दोनों को ये कंसिडर करता है। पहले जो हमें इश्यूज आ रहे थे कि ट्रैक करना रिलायबिलिटी चेंजेस को, वो मुश्किल था या हार्ड था, यहाँ पे उन चेंजेस को ट्री की फॉर्म में मॉनिटर करता है, चेंजेस को ट्री की फॉर्म में जो है वो देखता है। वहाँ पे एग्जिट क्राइटेरिया हमारे पास ये था कि जब आपका अक्सर जो हमने देखा कि एग्जिट क्राइटेरिया जो है वो जब रिलायबिलिटी अचीव हो जाए तो तब है। यहाँ पे एग्जिट क्राइटेरिया को रिलायबिलिटी गोल के अलावा आप मुख्तलिफ और तरीकों से भी चेक करते हैं। सो इनहैंस्ड एग्जिट क्राइटेरिया है और टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो भी इसमें इम्प्रूव्ड है और इंटीग्रेटेड है। सो कहने का मतलब ये है कि दोनों मॉडल्स की जब आपने फीचर्स को कंबाइन कर लिया, सो यू हैव गॉट अ बेटर इंटीग्रेटेड अप्रोच विच हैज गॉट लॉट्स ऑफ फीचर्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। इंटरप्रिटेशन और यूजेज की अगर हम बात करें, मतलब TBRM से हमें कुछ रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स ट्री की फॉर्म में हमें कुछ रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कैसे यूज करेंगे। सो आइए देखते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रीज। TBRM से हमें कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हमने कैसे देखना है, आप देखते हैं उसमें सक्सेस रेट देखते हैं और नेल्सन रिलायबिलिटी एस्टिमेट को यूज करते हुए आप उसमें से सक्सेस रेट देखते हैं। सक्सेस रेट लेट्स से 10% है, 5% है, 20% है। टाइम प्रेडिक्टर आप यूज करते हैं, मतलब रिलायबिलिटी कितना फ्रीक्वेंटली एट कितना रेगुलरली जो है वो अकर हो रही है या अकर की जा सकती है। सो टाइम प्रेडिक्टर और स्टेट प्रेडिक्टर। स्टेट प्रेडिक्टर क्या है, इसका मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर किस कंडीशन में हो, किस स्टेट में हो, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है। सो सॉफ्टवेयर लेट्स से अगर हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर की स्टेट ये हो कि उसको 1000 यूजर साइमल्टेनियसली अगर एक्सेस कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है कि वो सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा। तो स्टेट यहां पे क्या हुई, ठीक है, स्टेट प्रेडिक्टर क्या हुआ, 1000 यूजर्स का उस सॉफ्टवेयर को एट द सेम टाइम यूज करना। सो ये आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया कि जब 1000 यूजर्स इसको एक्सेस करेंगे तो इस बात का चांस है, रिस्क है कि सॉफ्टवेयर जो है वो हॉल्ट हो जाएगा या नो रिस्पॉन्स कंडीशन में चला जाएगा। इसी तरह अगर हम चेंज मॉनिटरिंग और रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करें, सो चेंज इन प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स, ट्री स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए हम चेंजेस को और प्रेडिक्टिव रिस्पॉन्स को एकोमोडेट करते हैं। हाई रिस्क इनपुट एरियाज को हम फोकस करते हैं और वहां पे फिर हम जो भी रेमेडियल एक्शन है वो हम प्रपोज करते हैं। अक्सर हमें एडिशनल एनालिसिस की भी ज़रूरत होती है। सो TBRM के अलावा जो है वो एडिशनल एनालिसिस को भी आप इनकॉर्पोरेट करते हुए जो है वो अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं और बेहतर तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एंड इनहैंस टेस्ट केसेस और कंपोनेंट्स, मजीद नए टेस्ट केसेस और नई चीज़ें लाकर भी आप TBRMs को से जो आउटपुट आई हैं उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसको बेहतर तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, IBM के अगेन सॉफ्टवेयर की एक एग्जाम्पल है, अर्ली TBRM है। अब यहां पे हाई रिस्क एरियाज आइडेंटिफाइड बाय इनपुट और अर्ली एक्शंस टू इंप्रूव रिलायबिलिटी। इस केस में ये अर्ली एक्शंस लिए जा सकते हैं, ये अर्ली TBRM है, ठीक है। जबकि अगर हम लेट TBRM की बात करें तो यहां पे हमारे पास हाई रिस्क एरियाज अर्ली रन्स में आइडेंटिफाई हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली रिलायबल है और रेडी फॉर रिलीज भी हो जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आप TBRM अर्ली भी अप्लाई कर सकते हैं और TBRM आप लेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अर्ली अप्लाई करने का मतलब यह होगा अर्ली रन से वो एरियाज जो कि हाई रिस्की हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और आप उनको बेहतर तौर पर फिक्स करते हुए अपनी रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना सॉफ्टवेयर आप रिलीज कर सकते हैं, रेडी फॉर रिलीज कर सकते हैं। TBRM की अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, TBRM कितना इसका इम्पैक्ट क्या है, इतना कितना यूजफुलनेस है इसमें, ठीक है, कितना इफेक्टिव है ये। सो इवैल्यूएशन और वैलिडेशन अगर किसी सॉफ्टवेयर की आप करें सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल के साथ, ठीक है। सो ट्रेंड ऑफ रिलायबिलिटी ग्रोथ
स्टेबिलिटी ऑफ फेलियर अराइवल्स, एस्टिमेटेड रिलायबिलिटी, और इंपॉर्टेंट ये है डिप्लॉयमेंट एट ऑल सक्सेसर प्रोडक्ट्स एट IBM। कहने का मतलब ये है कि जब आप TBRM को अप्लाई किया गया या TBRM को आपने किसी सॉफ्टवेयर पर अप्लाई किया तो आपको ढेर सारे एडवांटेजेस इसके मिले हैं और नजर आए हैं। सबसे पहले ये कि रिलायबिलिटी का ग्रोथ, आपको रिलायबिलिटी ग्रोथ का जो ट्रेंड है वो पता चल जाए। लेट्स से अर्लियर जो सॉफ्टवेयर बनाए वो 90% रिलायबल थे, बाद में जो सॉफ्टवेयर बनाए गए वो 92% रिलायबल थे, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है वो 95% और होते होते सो आपने ट्रेंड देखा कि ट्रेंड जो है वो रिलायबिलिटी का कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है। सो ट्रेंड ऑफ रिलायबिलिटी ग्रोथ देख लिया। इसी तरह पहले अगर हर 15 मिनट में एक एरर आ रहा था, ठीक है, सो आपने फेलियर अराइवल्स को अब स्टेबल कर लिया। अब लेट से हर 1 घंटे में एक एरर आ रहा है या पूरे दिन में कोई एरर नहीं आता और कभी कभार कोई एरर आ जाता है। सो स्टेबिलिटी इन फेलियर अराइवल्स भी इसमें अचीव हो जाता है। एस्टिमेटेड रिलायबिलिटी आप अचीव कर लेते हैं। लाइक पहले अगर हम ये कहते थे कि नंबर्स या न्यूमेरिक वैल्यूज में हमें नहीं पता कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये 90% या 95% रिलायबल है। ठीक है, सो TBRM से कुछ अच्छी फाइंडिंग्स हुई। यही फाइंडिंग्स जो है वो IBM ने फिर लेटर ऑन जितने भी बाद में उन्होंने प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर बनाए सब पे ये अप्लाई किया और वहां से भी यूजफुल रिजल्ट जो है वो मौसूल हुए। इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि 2 मॉडल्स को आप मिलाकर जो है वो अपने सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। यहां पर भी हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं। आप टेस्टिंग में भी इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज कर सकते हैं, एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से भी और इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से भी। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच की अगर हम बात करें, सो मॉडिफाइड टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, पहले अगर टेस्टिंग किसी सिंपल तरीके से या किसी एक चीज को फोकस करते हो रही थी, अब जो है वो एडिशनल लिंक फॉर डाटा एनालिसिस, मतलब आपने सिंपली डाटा दिया और टेस्टिंग की, अब आप जो है वो डाटा एनालिसिस भी कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एरर्स फाइंडिंग कर रहे बल्कि डाटा एनालिसिस भी कर रहे हैं। प्रोसेस चेंज और रेमेडियल एक्शंस भी आप देख रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस चेंज और कि कौन सा प्रोसेस चेंज हुआ है या कौन से प्रोसेस के चेंज होने की वजह से रिलायबिलिटी पर फर्क पड़ता है, रिलायबिलिटी डाउन होती है और अकॉर्डिंगली आप जो है वो कोई रेमेडियल एक्शंस ले लेते हैं। एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इवोल्यूशनरी है, मतलब स्टेप वाइज रिफाइनमेंट होगी। ऐसे नहीं है कि आपने अचानक एक ही दफा रिलायबिलिटी को इंश्योर करना चाह रहा और एक ही दिन में सारी की सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी आ गई, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इसमें आती है। कोलैबोरेशन, आपको प्रोजेक्ट ग्रुप के साथ, क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करते हुए आपको जो है वो इंश्योर करना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर में रिलायबिलिटी आए। प्लस इसके अलावा एक्सपीरियंस फैक्ट्री प्रोटोटाइप, इसका मतलब यह है कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, जिन सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट से आपको एक्सपीरियंस हुआ है, उस एक्सपीरियंस को लर्न करते हुए बाद के आने वाली प्रोडक्ट्स में भी रिलायबिलिटी को ऐड किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच को इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, पैसिव ट्रैकिंग और एक्टिव गाइडेंस के थ्रू, पीरियोडिक एंड इवेंट ट्रिगर के थ्रू, मतलब जब आपको चाहिए हो उस वक्त भी कर सकते हैं, रेगुलरली भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पैसिव ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। पैसिव ट्रैकिंग का मतलब है कि आपने बैक एंड पे सर्टेन चीजों को आप मॉनिटर कर रहे हैं। एक्टिव गाइडेंस का मतलब ये कि आपने कुछ लोगों को एक्चुअली डिप्लॉय करते हुए रिलायबिलिटी उनसे इवैल्यूएट करवा रहे हैं, असेस करवा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप यूज करते हुए रिलायबिलिटी को कैलकुलेट या रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स के टूल्स अवेलेबल हैं। कुछ हमारे पास डाटा कैप्चरिंग टूल्स हैं, कुछ हमारे पास एनालिसिस और मॉडलिंग के टूल्स हैं, कुछ हमारे पास प्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं। सो डिपेंड करता है कि रिलायबिलिटी के लिए रिलायबिलिटी इनकॉर्पोरेट या रिलायबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आपको क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट स्टेप आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिलायबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए आपको कुछ डाटा कैप्चर करना है, ठीक है, तो फिर हमारे पास सर्टेन टाइप्स के टूल्स हैं जो कि लॉग्स को, एग्जिस्टिंग लॉग्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है, और इसी तरह लॉग्स में से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन वो रिट्रीव करके दिखाते हैं। सो कैप्चर्ड डाटा में से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके दिखाते हैं।
एनालिसिस और मॉडलिंग की अगर बात करें तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये मॉडलिंग के टूल्स हैं। रिलायबिलिटी को कैसे मॉडल किया जाए ये उसके टूल्स हैं। इनमें से कुछ टूल्स के नाम जो है वो है SMERF, ठीक है, ये एक मॉडलिंग टूल है, और S+ ये एक मॉडलिंग टूल है, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होता है। और जाहिर है जब आपने ये टूल्स यूज़ किए हैं तो आपके पास कुछ फीडबैक होगा, कुछ आप ने डिफेक्ट्स या कुछ रिस्क एरियाज हाईलाइट किए हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए या कैसे फीडबैक दिया जाए, ठीक है, उसके लिए जो टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं वो है S+, ठीक है, और ट्री ब्राउज़र्स। इनको यूज़ करते हुए आप फीडबैक प्रेजेंटेशंस और विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की सपोर्ट, यहाँ पे हम बात कर रहे थे डाटा कैप्चरिंग, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन के टूल्स की, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन टूल्स की, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन अगर आप करना चाह रहे हैं, कुछ आपके पास एग्जिस्टिंग टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ न्यू टूल्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा टूल्स को यूज़ करें। अगर एग्जिस्टिंग टूल्स को यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा यह है कि आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि वो टूल ऑलरेडी अवेलेबल था या सिमिलर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया है, आपने भी वो यूज़ कर लिया, किसी नए टूल को परचेज करने की कॉस्ट नहीं पड़ेगी और आप उस सॉफ्टवेयर को बड़ा इफेक्टिवली अपने सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो कॉस्ट मिनिमाइज हो गई एग्जिस्टिंग टूल्स को यूज़ करने से। लेकिन अगर आप चाहें तो न्यू टूल्स और न्यू यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी टाइप का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसकी रिलायबिलिटी आपने चेक करनी है और सिमिलर एग्जांपल्स या केस स्टडीज मौजूद नहीं है, इन दैट केस एग्जिस्टिंग कोई टूल इतना इफेक्टिव नहीं होगा उसके अगेंस्ट जो कि एक नया टूल अगर आप यूज़ करते हैं। टूल इंटीग्रेशन, अगेन ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मोर देन वन टूल को अगर आप कंबाइंड यूज़ करते हैं, सो इस टूल के कुछ अच्छे फीचर, इस टूल के कुछ अच्छे फीचर कंबाइंड जब होंगे तो आपके पास ज़्यादा अच्छे फीचर्स आ जाएंगे। सो कपल्ड सूट ऑफ टूल्स, ठीक है, आपके पास कनेक्टर्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स को यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप मोर देन वन टूल्स को उस सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए आप यूज़ कर सकें। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग की अगर पर्सपेक्टिव्स की बात की जाए, सो हमारे पास न्यू मॉडल्स और न्यू एप्लीकेशंस आई हैं, हमारे पास कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, कुछ और एरियाज हैं जो कि हमने हाईलाइट किए हैं। न्यू मॉडल्स जो हमारे पास आए हैं, पहले हम मीडियम रिलायबल सिस्टम्स हमारे लिए काफ़ी थे कि अगर उसमें रिलायबिलिटी लेवल मीडियम भी है तब भी काफ़ी है। हालांकि अब हम जो है वो हाई रिलायबिलिटी मॉडल्स को फोकस करें और आवर पर्पस इज़ टू हैव मैक्सिमम रिलायबिलिटी और हाईएस्ट रिलायबिलिटी लेवल। न्यू मॉडल्स भी प्रपोज हुए हैं जो कि डिपेंड करता है एप्लीकेशन डोमेन्स क्या है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर you can use you can use a relevant model to ensure reliability। इसी तरह डाटा सिलेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए भी आपके पास कुछ मॉडल्स और एप्लीकेशंस मौजूद हैं। TBRMs में आपके फॉलोअप्स हैं जो कि रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह हमने जैसा प्रेडिक्शन की है, अर्ली प्रेडिक्शन जो है वो आपके रिस्क आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट में बड़ा हेल्पफुल होती है, इन द सेंस ये कि अगर आपने अर्ली रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं सो वो लेटर ऑन जो सॉफ्टवेयर में मसले मसाइल आ सकते हैं उसको रोक देता है, ठीक है। इसी तरह सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के जो अदर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, अदर फ्रंटियर्स हो सकते हैं, वो ये है कि आप कवरेज टेस्टिंग और रिलायबिलिटी, मतलब आप टेस्टिंग किसी एक चीज़ पर फोकस करके ना करें बल्कि सॉफ्टवेयर के हर एस्पेक्ट के हिसाब से आप टेस्टिंग करें, एंड दैट विल हेल्प इन अल्टीमेटली मैक्सिमाइजिंग द रिलायबिलिटी। सो आपकी जो रिलायबिलिटी है दैट इज कंपोज्ड ऑफ अदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उनको भी इनकॉर्पोरेट करें, सारे पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर पर उसको डिप्लॉय करेंगे, सो रिलायबिलिटी सर्टनली इंक्रीज होगी। Let us proceed towards the summary of today's lecture. In today's lecture, we mainly talked about the software reliability engineering. इस चीज़ को जहन में रखें कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसमें क्वालिटी हो। क्वालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि वो यूजर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर परफॉर्म करे, वो टाइम में हो, वो बजट में हो,
ठीक है। सो ये क्वालिटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें थी। जब हम सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सो हमारा फोकस इस चीज़ पर होता है कि वो फेलियर फ्री ऑपरेशन दे। वो जिस एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, जिस किस्म की उसको इनपुट दी जाए, जिस किस्म के यूजर्स उसको यूज़ करें, ठीक है, वो फेलियर फ्री ऑपरेशन दे, उसमें किसी किस्म के फेलियर्स ना आए। जब भी उसको यूज़ किया जाए, जिस एनवायरनमेंट में भी यूज़ किया जाए, और जो भी एक्सेप्टेड इनपुट है वो उसको दी जाए, सो वो फेलियर फ्री ऑपरेशन परफॉर्म करे। ये हमारी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग है। हमने ये भी देखा कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग साइंस की एक सेपरेट ब्रांच के तौर पर जो है वो इंट्रोड्यूस्ड है। मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है वो कुछ इंजीनियरिंग पर फोकस करते हैं, कुछ रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग पर फोकस करते हैं। सो रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग की ढेर सारी और डिटेल्स भी हैं। कुछ एग्जिस्टिंग अप्रोचेस हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल्स हैं, ठीक है, इस तरह हमारे पास IDRMs हैं, इनपुट डोमेन रिलायबिलिटी मॉडल्स हैं, ठीक है। इनको आप यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर असेस करना हो और उसमें रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना हो, सो आप ट्री बेस्ड रिलायबिलिटी मॉडल्स TBRMs को आप यूज़ करते हुए रिलायबिलिटी को इवेल्युएट, असेस और इम्प्रूव कर सकते हैं। So this was the summary of today's lecture. Inshallah, in our next two lectures, we are going to revise the whole course, because reliability engineering was the very last topic of the course software quality engineering. यहाँ पे आपके सारे contents ख़त्म हो गए, हम कोई नया concept, नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। अगले दो topics में, अगले दो lectures में हम पूरे कोर्स की रिवीजन करेंगे। सो जो कंटेंट्स हमने 30 लेक्चर्स में पढ़े हैं उनको हम समराइज करेंगे। किन एरियाज पर आपको फोकस करना चाहिए इसको हम देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उनको भी देखा जाएगा। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसको भी हम देखेंगे। सो अवर नेक्स्ट टू lectures, lecture number 31 and lecture number 32 are going to be the summary of the whole course. So this is the end of today's lecture. I hope you enjoyed today's lecture. I'll see you with revision in our lecture number 31 and 32. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.